क्योंकि वो बहुत मजबूत नहीं है, आग्रह करना भी कर जाओ, लेकिन आपको कौन समझाए? कुदरत के अंदर कोई हादसा हो जाए तो जिनके लिए लड़ रहे हैं फिर क्या करेंगे? आपकी गैर जिम्मेदारी में कहां तक आने का बिल्कुल बता। मैंने पुलिस के भाइयों से भी सहयोग मांगा कि मदद करा दो, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करा। ये लोग बैठो दिल्ली से बैठो, महिलाएं परेशान हो रही हैं, बैठो बोले बिठवा दो लोगों को और जो यहाँ घर जीती को बिठवाओ। जब आप खड़े जाओगे तभी बात शुरू होगी, अगर आप खड़े रहोगे तो बात नहीं हो पाएगी। बैठने मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? इंसान और जानवर में कोई फर्क है? जानवर को क्या नहीं, कितना ही बात करो फर्क नहीं पड़ता। इंसान जो होता है उसको एक बात की बात समझ में आ जाती है। वो कहावत है ना कि भैंस से आगे बीन बजाई, भैंस ने कान उड़ाए, ऐसी चीज मत बनने दो। ये जो काले देखने वाला गैर जिम्मेदार नौजवान खड़ा है, ये अपना काम नहीं कर पाएगा, समाज का तो क्या करेगा? बैठे आप लोग, बैठे भाई, कोई भी बैठ रहे हो, हटो यार बीच में जगह नहीं जगह तो आवाज काम को सुन लेना बैठो। ये लोग उठाओ जो सामने खड़े हैं महिलाओं के पास। बैठो आप लोग भी बैठो, ये जो सामने खड़े हैं बैठो, तभी बात आने का आनंद आएगा। महिलाएं परेशान हो रही हैं, ये काम नहीं है हमारे लोगों का। जहां बहन बेटियों को परेशान होना पड़े वो हमारे लोग नहीं हो सकते हैं, वो तो गैर जिम्मेदार लोग होंगे। ये पूरे लोग सामने वाले व्यवस्था करवाओ यार, पहले फिर होगी बात। बैठो या हटो, पीछे तो यहां से जहां जगह वहां जाओ, यहां से हटो बीच में से, जब जगह नहीं है तो। वॉलंटियर जाए करवा व्यवस्था भाई, ये जो आगे नौजवान खड़े हैं हम इनको व्यवस्था करो। अगर जगह नहीं तो हटा कर यहां से पीछे चले जाएंगे, यहां पर देंगे बीच में से। जैसी मदद पुलिस के भाई मेरे करेंगे वैसे ही आधे घंटे बाद करूंगा, आपको याद रखना। वो कन्नौजा वाला मामला खत्म नहीं हुआ है, देख लेना, एक घंटे बाद फिर सब समझ आ जाएगा। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। प्यारे साथियों, आज संत कबीर जी की इस महान धरती पर, जहां से कई सौ साल पहले अंधविश्वास, पाखंडवाद, छुआछूत, भेदभाव, तमाम तरह की बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन खड़ा हुआ। उस ऐतिहासिक धरती पर आज इस ऐतिहासिक सभा खलीलाबाद में आप सबके पहुंचने पर मैं
धन्यवाद करता हूं। और ये जो प्यार, ये जो विश्वास, ये जो जिम्मेदारी आज आपने अपने कंधों पर उठाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कुछ कदम चले हैं और हम लोग जीवन के आखिरी क्षण तक चलते रहेंगे। जब तक महापुरुषों का सपना पूरा नहीं होगा और भारत में समतामूलक समाज नहीं बनेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। प्यारे साथियों, ये जो दाहिने हाथ में ये जो महिलाओं के पीछे जो नौजवान खड़े हैं, जिम्मेदार लोग खड़े, इनसे मेरा आग्रह और है कि ये थोड़ी सी और मदद करा दें, क्योंकि जिन महापुरुषों को हम लोग मानते हैं उनका ये आदेश है, उनका ये विचार है, उनका ये निर्देश है कि अगर बहन बेटियों को परेशानी हो रही है, बहन बेटियों को दिक्कत हो रही है, तो हमें अपना सुख चैन त्याग देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जो इधर नौजवान और जिम्मेदार लोग खड़े हैं जगह कमी के कारण, वो थोड़ी सी व्यवस्था बनवा दें जिससे कि आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ पाए। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और नमन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा अनुभव है कि ये महान पुरुष अपने लिए नहीं दिए, इन्होंने हमेशा मानवता के लिए संघर्ष करने का काम किया। इन्होंने हमेशा अंतिम व्यक्ति को भी मान सम्मान का जीवन मिले, इसके लिए संघर्ष किया। और इससे आगे बढ़कर इन्होंने अपने बच्चों तक का बलिदान दे दिया, अपनी तमाम खुशियां कुर्बान कर दी, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उफ तक नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा। इस तरह का त्याग, बलिदान, संघर्ष करने वाले अपने तमाम महापुरुषों को मैं आज यहां याद करता हूं। प्यारे साथियों, आज 8 फरवरी है, रविवार का दिन है। जब मैं आ रहा था, बड़ा ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखा मेरे आते हुए भी, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल पैदल दौड़ रही थी। जब मैं गाड़ी में बैठे देख रहा था तो उनके पैदल चलने की तकलीफ मेरे अंदर पैदा हो रही थी, लेकिन जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद देने के लिए वो आगे बढ़ रही थी, उससे एक विश्वास भी पैदा हो रहा था, एक हिम्मत भी पैदा हो रही थी कि कहते हैं जिस आंदोलन पर मां बहनों का आशीर्वाद हो जाता है, जिस आंदोलन को मां बहनों का प्यार मिल जाता है, वो आंदोलन कभी पीछे नहीं हट सकता। इस बात के लिए भी मैं यहां पहुंची तमाम मां बहनों को, प्यारी बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, महामानव तथागत बुद्ध, जगत गुरु संत रविदास जी, गुरु नानक जी, गुरु कबीर जी, गुरु घासीदास जी, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु नारायण गुरु संत गाडगे जी महाराज, सामाजिक क्रांति के अगर दूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, ईवी रामा नायकर पेरियार लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, संत रामजी प्रजापति जी, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी,
सत्यशोधक समाज के संस्थापक सदस्य रहे संतू जी, राम जी, लाड़े जी और वो तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, शहीद उधम सिंह जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, वीर अब्दुल हमीद साहब, सरदार करतार सिंह सराभा, मां अवंतिका बाई लोधी, मां झलकारी बाई, जननायक कपूरी ठाकुर, मां फातिमा शेख, मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, मां फातिमा शेख के साथ मां फूलन देवी को भी मैं नमन करता हूं। प्यारे साथियों, बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे महापुरुषों की। अगर मैं नाम लेता रहूंगा तो सुबह तक शाम हो जाएगी, तब भी महापुरुषों के बारे में पूरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। प्यारे साथियों, मैं गुरु कबीर जी की इस बात से शुरू करूंगा जो उन्होंने कही थी अपनी वाणी के माध्यम से। इतना नहीं चाहता क्योंकि जीतने के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा और मेरी लड़ाई अपनों से नहीं है, इसलिए मैं गुरु कबीर जी की इस बात से शुरू करूंगा। प्यारे साथियों, आज हम लोग आजादी के 75 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भारत में किस स्थिति में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में किस स्थिति में खड़े हैं। मैं देश भर में जाता हूं, जिलों जिलों में जाता हूं, लोगों के हालात देखता हूं। कहीं बाढ़ से जीवन दुर्बल है तो कहीं रोटी रोटी के लाले पड़े हैं, कहीं घर की असुविधा लग रही है तो कहीं हमारे लोगों को जानवरों की तरह पीट के चंद्रशेखर कन्नौजर की तरह मार दिया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब सत्ता गूंगी बहरी हो जाती है और सत्ता आंखें बंद कर लेती है तो फिर गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। प्यारे साथियों, इसलिए इस सत्ता का भरोसा छोड़ के अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। और आसान नहीं था लड़ना, कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितना दर्द, एक से बढ़कर एक समस्याएं, एक से बढ़कर एक षड्यंत्र और तोड़ देने वाली लाठियां, और जब उनसे भी जी नहीं भरा तो गोलियों से हत्या करने का प्रयास, और जब उनसे भी जी नहीं भरा तो इतने षड्यंत्र करने का प्रयास। सहारनपुर की जेल से और संत कबीर तक का, कबीर नगर तक का सफर आसान नहीं है मेरे भाइयों, बहुत कुछ सहना पड़ता है, मर मर के जीना पड़ता है। जब जेल की सलाखों में 10x6 की कढ़ाई में रात होती थी तो हर दिन की सुबह के साथ ऐसा लगता था कि ये रातें कब खत्म होगी। 16 महीने की जेल, 10x6 की कोठरी, तमाम तरह की असुविधाएं, तमाम तरह की परेशानियां, न खाने का पता था, न पीने के पानी का साफ व्यवस्था थी, परिवार से दूर, आप से दूर, तमाम तरह के जख्मों के साथ, तकलीफों के साथ एक लंबा समय जेल की रातों में गुजारकर मैं आया था गोरखपुर, आपको याद होगा। और जब मैं गोरखपुर आया था 2022 में, तो 2022 में बहुत कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ये समझ में आया था कि 5 साल की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश इसी हाल में था जिस हाल में 10 साल पहले था। जब मैं गोरखपुर की गलियों में घूमता था, जल भराव होता था, जल भराव। मैं जिन गलियों में जाता था, लोग मुझसे कहते थे कि नेता आते हैं चले जाते हैं, हमारी समस्याओं का हल नहीं होता।
बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज भी जब अखबार पढ़ता हूं, फोन में खबर देखता हूं, तो वही दिखाई देता है कि आज भी गोरखपुर वैसा है, आज भी संत कबीरनगर सिद्धार्थनगर ऐसा है, आज भी महाराजगंज ऐसा है, आज भी डुमरियागंज ऐसा है, आज भी अम्बेडकर नगर आजमगढ़ के हालात नहीं बदले हैं, आज भी मऊ के हालात नहीं बदले हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अमीर सीधा दफ्तर में जाता है, कुर्सी पड़ी होती है, कुर्सी पे बैठ के बात करता है, अपनी समस्या को हल कराता है, और गरीब दफ्तर के बाहर घंटों घंटे इंतजार करता है कि कब अधिकारी साहब बुलाएंगे, उसकी पीड़ा को सुनेंगे, उसका हल निकालेंगे। दिन पर दिन बदल जाते हैं। अधिकारी जब जाते हैं घर के तरफ, दफ्तर से निकलते हैं, दफ्तर के बाहर गरीबों को बैठे देखते हैं, तो बड़ी गुस्से से कहते हैं कि इनको यहां से निकाला क्यों नहीं। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। लेकिन मेरे साथियों, याद रखना, ये दिन ज्यादा दिन आपकी जिंदगी में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद और जिस तरह का जन सैलाब आज आपने खलीलाबाद में जुटाया है, मैं गारंटी से कहता हूं कि LIU के जरिए, IB के जरिए बहुत जल्दी एक खबर गोरखपुर जाएगी, और गोरखपुर के जरिए ये खबर बहुत जल्द लखनऊ जाएगी, और जब ये खबर लखनऊ जाएगी तो अगली जहां रैली है उसकी परमिशन एक दिन पहले हमें दी जाएगी, एक दिन पहले। ये जानते हुए भी कि जिनका कार्यक्रम है उसकी जान के पीछे मनोवादी जान धोकर पड़े हैं कि इस आदमी को अगर ज्यादा दिन ये जी गया तो गरीबों में स्वाभिमान सम्मान पैदा हो जाएगा। तो व्यवस्था करने का समय भी प्रशासन और पुलिस आजकल देरी से दे रही है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा मेरे भाइयों, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने मन से नहीं करते हो। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार के अधीन है। सरकार जो चाहती है, नेता जो चाहते हैं, विधायक जी जो चाहते हैं, सांसद जी जो चाहते हैं, मंत्री जी जो चाहते हैं, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, वो करना आपकी मजबूरी है, वरना आपका मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आप भी किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हो, और मैं भी एक किसान मजदूर परिवार से आया हूं। आप मेरे खिलाफ नहीं हो सकते हैं, मैं इस बात को जानता हूं, और मैं आपके दर्द को भी जानता हूं मेरे पुलिस के भाइयों, कि आपको 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जबकि और डिपार्टमेंट को 8-8, 9-9, 10-10 घंटे में उनको छुट्टी मिल जाती है। आपको छुट्टियां भी नहीं मिलती। बॉर्डर स्कीम से आप परेशान हैं, वेतन विसंगता बहुत है, आपको छुट्टी के लिए कई जगह पेश होना पड़ता है। मैं आपको संत कबीर जी की धरती से कहना चाहता हूं, आप आने दीजिए मौका, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को मौका मिलने दीजिए, सबसे पहले आपकी समस्या को हल किया जाएगा। मेरी बात का ध्यान। और देखो, मैं जिनके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं, वो आपकी समस्या खुद हल होने पे खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो कहीं से आपसे नाराज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपसे आशा लेके बैठा है, आपके थाने के बाहर, आपके दफ्तर के बाहर, उसका विश्वास आप में है, वो आपको अपने रक्षक के तौर पे देखता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी उनके साथ प्यार का सलूक किया करो, क्योंकि कई जगह से जो खबरें मिलती है वो मन में चिंता पैदा करती है। कल ही एक सीओ साहब की वीडियो वायरल हुई है जो मिलक रामपुर में है। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको कोट किया है। वो कह रहे थे, चोर चमार, वो चोर को चमार से जोड़ने का भाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा पुरानी कहावत है। मैं देखता हूं कि अगर इस पुरानी कहावत को एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को समझ नहीं आता कि इससे एक समाज के ऊपर कितनी घटिया टिप्पणी होती है कि जब पूरी जाति को आप चोरी से जोड़ते हैं, तो मैं क्या समझूं कि यूजीसी पे जो गाइडलाइन आई थी वो गलत थी क्या? नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं थी।
वो गाइडलाइंस में गलत नहीं थी, क्योंकि आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, एम्स में, मेडिकल कॉलेज में, कृषि विद्यालयों में और प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज में दलितों, पिछड़ा आदिवासियों के साथ जाति धर्म के आधार पर गैर बराबरी और दुर्ग जाति की जाती है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है और ये सत्य छिपाने से नहीं छिपेगा और चंद लोगों के विरोध से नहीं दबेगा। मेरी बात को आप याद रखना। कुछ लोग तो काल्पनिक डर से डर गए हैं कि अपने झूठे मुकदमे हो सकते हैं। हमने अपने बच्चों का बलिदान दिया, सरकारी हत्या हुई है। पायल तरवी की, डेढ़ा मेघवाल की, रोहित रमुरा की, उनकी मां से पूछ के देखो, जिस बच्चों को भविष्य बना के पालते हैं और जब उसको मरवा दिया जाता है यूनिवर्सिटियों में, उन माओं पे क्या बीतती है। आप हमारे दर्द को क्या जानते हो? आप तो काल्पनिक बातों से डर गए कि मुकदमा झूठा हो सकता है, जबकि गाइडलाइन में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए 11 तारीख को हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट बुलाया है। हम देश को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो संघर्ष होगा। प्यारे साथियों, आज जब हम लोग इस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे नेतागण यहां उपस्थित हैं, तो मैं गोरखपुर से शुरू करूंगा। गोरखपुर में 2022 में भी जलभराव की समस्या थी और आज भी जंगल अहमद अली शाह के लोग, मैंने परसों तरसों के बार में देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल कीचड़ पे जाने को मजबूर हैं। धार्मिक स्थलों पे लोग कीचड़ में जाने को मजबूर है और सरकार कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। ऐसे निगम में डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार को 2027 में मेरे लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सिद्धार्थनगर में जंगली जानवरों का प्रकोप है, आतंक है। सीमावर्ती क्षेत्र है तो डीएपी की खाद की तस्करी होती है और किसान लाइन में लग के सुबह 4 बजे से डीएपी खाद के लिए संघर्ष करता है और सरकारें कहती हैं कि हमने किसानों को खुशहाल बना दिया है। प्यारे साथियों, कुशीनगर में जो पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महामानव तथागत के परिवहन स्थली पे किस तरह की परेशानियां खड़ी हो रही है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। संत कबीर नगर में हथकरघा और छोटे दो का पतन हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी लाठी तब चलती है जब बिजली के बढ़े हुए दाम और तमाम तरह के छापे उन मजदूरों को, उन गरीबों को तोड़ने का काम करते हैं, उन छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। महाराजगंज में जो सीमावर्ती इलाका होने के कारण तस्करी और प्रशासनिक लापरवाही का बोलबाला साफ तौर पे नजर आता है। मऊ में बुनकर समाज को गहरे आर्थिक संकट में गुजरना पड़ रहा है। बिजली, कच्चे माल और बाजार की गंभीर समस्या, श्रमिकों का शोषण और न्यूनतम मजदूरी तक लोगों को नहीं मिल रही है। बलिया में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है और आज तक अस्थायी समाधान नहीं हुआ और अगर कोई विस्थापित होता है तो उनको पूर्णावास भी अभी तक नहीं मिल पाया है। जगह जगह की कंप्लेनें हमारे पास हैं। आजमगढ़ में जो शिक्षा का केंद्र है वहां भी बेरोजगारी का बड़ा आलम है, बेरोजगारी चरम पर है और मुस्लिम भाइयों पे झूठे मुकदमे लगाकर उनको तोड़ने का काम आजमगढ़ में किया जा रहा है। देवरिया में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं, उनका इतना अभाव है संस्थानों का कि सिंचाई और नहर व्यवस्था ध्वस्त है, खेती की व्यवस्था किसानों के लिए नहीं हो पा रही है। और अभी हमारी सरकार ने ट्रेड डील की है, ट्रेड डील अमेरिका के साथ, और ऐसी ट्रेड डील की है कि अगर अमेरिका का कोई सामान यहां आएगा तो बहुत सारे सामानों पे
कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी और अगर हमारा सामान वहां जाएगा तो 18% का टैक्स वहां की सरकार लगाएगी। ये कैसा समझौता हुआ? किसान जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था था, मजदूर जिसने कोरोना काल में भी देश को संभाला, किसान मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। ये डील नहीं है, ये पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए समझौता किया है सरकार ने, इस देश को कमजोर करने का काम किया है। जब अमेरिका के प्रोडक्ट बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के यहाँ की मार्केट में आ जाएंगे तो यहाँ का किसान और डेयरी उद्योग कमजोर पड़ जाएगा, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी और भयंकर बेरोजगारी भूखमरी का शिकार हो जाएगा देश। मैं कहना चाहता हूं सरकार को, इतनी भी आंखें बंद ना करो कि गरीबों के आंसू आपको दिखाई ना दे। इस सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वादे तो बहुत किए थे सरकार ने कि हम विकास करेंगे और पीठ थपथपाते हैं गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री की कहते हैं कि कानून व्यवस्था इतनी सुंदर है, रात के अंधेरे में भी बच्चियां अगर सोने के गहने पहन के निकल जाए तो कोई गुंडा नहीं छू सकता। और मुख्यमंत्री तो कहते थे हर चौराहे पे यमराज खड़ा है, कोई बेटी को अपमानित करेगा तो यमराज उसका टिकट काट देगा। लेकिन कफसार में मेरठ में जब एक बच्ची की अपहरण किया जाता है और उसकी मां को, जब वो मां अपनी बच्ची की रखवाली करना चाहती है, उस मां को धारदार हथियारों से मार दिया जाता है, तो ना मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज निकलती है, ना गृह मंत्री के मुंह से आवाज निकलती है और यमराज में छुट्टी में चला जाता है इनका, यमराज में कहीं ढूंढा नहीं मिलता है। ये सरकार चला रहे हैं आप देखिए। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा के रूप में हथियार दिया था कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो मजदूर है, किसान है, जो बेबसी लाचारी में जिया है, वो भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला के क्लास 4 से लेकर क्लास 1 का अधिकारी बना सकता है, उसको मुख्य धारा में ला सकता है। मैं अपने बारे में बताता हूं, औरों की छोड़िए। कहते हैं ना, हाथ चंदन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपके सामने गवाह खड़ा हूं, अगर मेरे पिताजी और मेरे दादाजी में तुलना की जाए, मेरे दादाजी को पढ़ने का अवसर नहीं था, वो मजदूरी करते थे दूसरों के खेतों में, वो पशु चराने का काम करते थे। संविधान आया, मेरे पिताजी को पढ़ने का अवसर मिला तो मेरे पिताजी पढ़ लिख कर मास्टर बने और जब मास्टर बने तो एक तनख्वाह मिली, जेब में पैसा आया तो मुझे, उन्होंने और मेरे दोनों भाइयों को, मेरी तीनों बहनों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम किया। और आज अगर मैं यहाँ खड़ा के बोल रहा हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों के बाद ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जिन्होंने ये आपके घर में भी हुआ होगा मेरे भाइयों बहनों, मेरे समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, ये आपके घर में भी हुआ होगा कि आपको फीस की जरूरत होगी, आपको किताबों की जरूरत होगी, आपको कॉपी की जरूरत होगी, आपको एग्जामिनेशन फीस की जरूरत होगी, आपको जूतों की जरूरत होगी और आपके पिता पर जूते चप्पल नहीं होंगे, उनके पास पैसे की कमी होगी तो उन्होंने अपना पेट काट के आपकी पढ़ाई की व्यवस्था की होगी। अपने अंदर झांक के देखो, आपको ये दिन दिखाई दे जाएगा। मैं भी आप ही के जैसे परिवार से निकल के आया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मेरे पिताजी ना पढ़ाते तो आज ये चंद्रशेखर आजाद यहाँ खड़ा होकर आपके लिए बात नहीं रख रहा होता और देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके हितों के लिए पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा रहा होता। ये शिक्षा के कारण संभव हुआ है। मगर मैं शिक्षा का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पिछले 5 साल में 18,727 स्कूल इन सरकारों ने बंद कर दिए। आप जानने की कोशिश करो कि सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है, अमीर का या गरीब का बताओ, किसान मजदूर का या पूंजीपति का बताओ। तो किसान मजदूर का बच्चा पढ़ के आगे ना बढ़ जाए, इसलिए सरकारी स्कूल बंद करके और पैसे वालों के प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर शिक्षा प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे तो आज नहीं तो 10 साल 20 साल में ये गरीबी, बेबसी, लाचारी को की जो बेड़ियां उनको काट दोगे। क्योंकि कल अगर आप में से किसी का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, पत्रकार, चित्रकार, अगर किसी भी प्रोफेसर, इंजीनियर किसी भी पद पे गया तो अपनी मां को आंखों में आंसू नहीं आने देगा।
उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। अपनी बहन की शादी में और किसी कार्यक्रम में किसी के आगे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमारी लाचारी में कर्ज लेके जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षा हथियार है जो आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन ये सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार इन स्कूलों को बंद करके हमारी तरक्की का रास्ता रोकने का काम कर रही है। आपको मुझे समझना पड़ेगा कि हमें इस शिक्षा को बचाना है और ये शिक्षा तब बचेगी जब संविधान बचेगा। मेरी बात को आप याद रखना प्यारे साथियों। आप जानते हैं इस शिक्षा को बचाने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं और हमारे पास क्या योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े गौर से सुनना। मुझसे क्या लड़ाई है सबकी, बाबा साहब से क्या लड़ाई थी सबकी, राष्ट्रपिता फूले जी से क्या लड़ाई थी सबकी, मान्यवर काशीराम साहब से क्या लड़ाई थी सबकी, महामना रामसुब्बा वर्मा जी से क्या लड़ाई थी सबकी, मैं आपको बताता। अगर वो अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचते तो किसी को तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो अपने समाज के बारे में सोचते थे। इसलिए उनसे नाराजगी है। इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू को आज भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, उनको तोड़ दिया जाता है। सिर्फ स्टैच्यू से डर जाते हैं लोग। अभी तेलंगाना में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर हमला किया गया, दिन दहाड़े हमला किया गया। वो प्रतिमा पे हमला नहीं था, वो उस विचार पे हमला था जो उन्होंने मनुवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास के बाद को खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले को। अगर वो शिक्षा की ज्योत नहीं जगाते तो आज महिलाएं पढ़ नहीं पाती। आज इस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज और तमाम पायलट से लेकर जो बेटियां बनी हैं, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को जाता है, मां सावित्रीबाई फूले को, मां फातिमा शेख को। प्यारे साथियों, मुझसे भी इनकी यही लड़ाई है कि ये चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों को अधिकार क्यों दिलाना चाहता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम तरह के अपमान को सह के आप लोग जीते रहोगे? क्या आपके जीवन में कुछ सुख सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या आपको सम्मान का जीवन नहीं मिलना चाहिए? क्या आपके साथ जुल्म जाते अत्याचार बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ। तो मुझसे लड़ाई का कारण मैं आपको बताता हूं। मुझसे लड़ाई का कारण, आजाद समाज पार्टी लड़ाई का कारण, भीम आर्मी से लड़ाई का कारण, एकमात्र कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सबके पास समस्या है कि ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, और हमारे पास समाधान है। क्या है? क्या है? समाधान। और मैं आपको बताता हूं कि समाधान क्या है। इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। ये बीमार है, आपकी शिक्षा बीमार है, इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक होगी मैं बताता हूं। इसको ठीक करने का एकमात्र रास्ता यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर ग्राम के प्रधान और पंचायत का मेंबर, उनके बीच में जितने पद हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, राज्य का, केंद्र का मंत्री हो, इन सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखें। और चीफ सेक्रेटरी से लेके केंद्र के और प्रमुख सचिव से लेकर अपर सचिव, मुख्य सचिव, तमाम जितनी पोस्ट है, उसके बाद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, IAS, IPS, उसके बाद नीचे आ जाओ PCS, PPS, ADM, साधारण भाषा में ADM, SDM, तहसीलदार, कानूगो, पटवारी, सेक्रेटरी, और हमारे SHO साहब, CO साहब, दरोगा जी, कांस्टेबल साहब, हेड कांस्टेबल साहब, तमाम हमारे साहब लोगों के बच्चों को भी, जितने भी सरकारी पद है उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना। इससे होगा क्या? देखो सुनो, एक तो सरकारी स्कूलों की कायाकल्प हो जाएगी। क्योंकि जब जिस स्कूल में SSP साहब का या SP साहब का बच्चा पढ़ेगा, जिस स्कूल में ADM साहब का या DM साहब का बच्चा पढ़ेगा, उस स्कूल की बिल्डिंग कमजोर नहीं हो सकती है। क्योंकि अपने बच्चे की रखवाली करनी है तो इसी बीच में गरीब के बच्चों की भी रखवाली हो जाएगी। मेरी बात को ये तो लागू कराने वाले हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं कानून, अगर किसी विद्यालय में विधायक जी का, सांसद जी का बच्चा पढ़ेगा, उसकी बिल्डिंग कमजोर नहीं हो सकती, वहां किताबों की कमी नहीं हो सकती, वहां टीचरों की कमी नहीं हो सकती है। क्योंकि जब उनके बच्चों के भविष्य में आंच आएगी
तो ऐसे मिलेंगे स्कूल जैसे 5 स्टार होटल होते हैं, मेरी बात को आप याद रखना। और शिक्षा भी ऐसी होगी जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती है, लेकिन ये देना नहीं चाहते। और मैं आपको इस अशिक्षा के साथ कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, इस बात को आप याद रखना। यही लड़ाई है इनकी मेरी, इसीलिए मेरे खिलाफ खड़े हैं। खड़े रहने दो, खड़े रहने दो। ये नहीं मैंने पहले कहा था मैं सबसे लड़ लूंगा, बस आपसे नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि आपके साथ जीना है, आपका जीवन बदलना है, आपसे जीतना नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। एक और समस्या सबसे बड़ी वो है अच्छा स्वास्थ्य। कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन बीमार होने पे अस्पतालों के हाल ये हैं। आप जाइए सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर नहीं मिलेगा, टेस्ट नहीं होगा, दवाई नहीं मिलेगी और तमाम तरह की परेशानियां, साफ सफाई में कमी। लेकिन इसका भी सुधार है, समाधान। कैसे? जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग कानून लागू कराते हैं, इनका इलाज आप सरकारी अस्पतालों में करवा लो। डीएम साहब का, एसएसपी साहब का, एसपी साहब का, सीओ साहब का, एडीएम साहब का, एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, कानूनगो साहब का, इनके बच्चों का, इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। विधायक जी का, सांसद जी का, मंत्री जी का, जिला पंचायत सदस्य जी का, चेयरमैन साहब का, जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, आप देखना सरकारी अस्पतालों की कायाकल्प हो जाएगी और आपके सरकारी अस्पताल आपसे ज्यादा बीमार हैं। अगर सरकारी अस्पतालों की हालत सुधर गई तो फिर प्राइवेट अस्पताल कैसे चलेंगे? इसलिए सरकारी अस्पतालों को जर्जर करके छोड़ दिया गया है कि इसके जरिए गरीबों की जेब कटे। और मैं आज गारंटी से कह रहा हूं, मैं चुनावा सांसद हूं, आयुष्मान योजना में जितना बड़ा घोटाला हो रहा है, उससे बड़ा घोटाला कभी देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा। मेरी बात का क्या, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ कि मेरे पास आयुष्मान है, आपके पेट में दर्द होगा, वो आपके सिर का भी सीटी स्कैन करेंगे, आपके हाथ का भी एक्सरे करेंगे, पैर का भी एक्सरे करेंगे। उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, कि भाई करा लो, कोई आगे दिक्कत ना हो। लेकिन करते इसलिए है कि सरकार से वो पैसा सीधे उनके अकाउंट में आ जाता है और उनकी जेब भर जाती है और गरीबों के जेब के नाम पे उनकी दुकानदारी चल रही है। मैं तो इस बात को जानता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। एक तीसरी बड़ी बात है, सबसे बड़ी लड़ाई मुझसे क्या है? आज जल जंगल जमीन आपके घर का स्वाभिमान बहन बेटियों की तरफ जुड़ जाती होती है। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, मैं तुम्हें कह रहा हूं, प्रमुख साहब यहां बैठे, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, मौर्य जी, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि लाखों महिलाओं के रेप हत्याएं होती हैं, गरीबों को, दलितों, पिछड़ों को मारा जाता है, जुल्म जातियां होती है, उनकी जमीनें छीन ली जाती है। इनको डर यह है कि अगर ये आदमी आगे बढ़ गया तो ये अन्याय परमानेंट के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इलाज होगा उन लोगों का जो गरीबों के साथ अन्याय करेंगे कि दोबारा उनकी 7 पीढ़ी किसी पर अन्याय नहीं कर पाएगी। मेरी बात आप, क्योंकि मैं मास्टरी नहीं, मैं मास्टरी करके नहीं आया, सिर्फ मैं मास्टरी से भी एक कदम आगे 2 बार दिल्ली की तिहाड़ जेल काट के भी आया हूं निर्दोष होते हुए। मेरे कोर्स पीएचडी वाले हैं, आप चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि किस तरह की समस्या का समाधान होना है। मैं निर्दोष होते हुए एक बार गुरु घर तोड़ दिया तो दिल्ली में 5 लाख लोगों ने आंदोलन किया तो मुझे 66 दिन जेल में रहना पड़ा। और फिर एक बार जब एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो भी मुझे पकड़ के जमा मस्जिद से जेल भेज दिया कि चंद्रशेखर ने तो भड़काऊ भाषण दिया। मैं वकील हूं, मैं कोई भड़काऊ बात नहीं कहता, मुझे पता है कौन सी बात कब और कहां कहनी है। मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं। जब कोर्ट में पुलिस से पूछा गया कि भड़काऊ भाषण क्या है तो कोई जवाब नहीं था, तो फिर जज साहब ने मुझे बेल दे दी और उनको, मेरे आईओ को, उनको बहुत फटकार लगाई कि ऐसे मत करो, लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से कि लड़ाई बड़ी गंभीर है, आपको मजबूती से काम करना पड़ेगा। अभी मैंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों का संवैधानिक आरक्षण के लिए जो है आयोग बन जाए, इसके लिए मैंने लेटर लिख के मांग उठाई, क्योंकि मैं जानता हूं ये कटौती करेंगे, हमारे लोगों को देंगे नहीं और हम अपने लोगों का अधिकार छीनने नहीं देंगे। इसलिए मैंने जो है मंत्री जी को लेटर लिखा कि ओबीसी आरक्षण जो है
उसके लिए आप आयोग बना के जल्दी गठित कर दो, जिससे कि ओबीसी को उसकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिल जाए। और मैं आज कह रहा हूं पिछड़े वर्ग के मेरे भाइयों, मैं कल मानता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का, टीवी परियार रामानायकर स्वामी का, प्यारेलाल यादव का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, महामनाव रामसु वर्मा का, चौधरी महाराज सिंह भारती जी का, मैं उन तमाम महापुरुषों का, संतराम बी प्रजापति जी का, बाबू सिंह चौरसिया जी का, परमानंद लोधी जी का, मैं उन तमाम महापुरुषों का कर्ज अपने ऊपर महसूस करता हूं जिनका कर्ज उतारना है। मैं आज इस मंच से वचन दे कहता हूं, कबीर जी की धरती से निजी क्षेत्रों में दलितों, पिछड़ों के लिए आरक्षण, आदिवासियों के लिए हम लोग लागू करवा के रहेंगे। मेरी बात को अभी याद रखें। और सुनो, जो आज तक नहीं हुआ, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको समझनी पड़ेगी कि अभी जो अति पिछड़े हैं उनके लिए 15% आरक्षण की अलग से व्यवस्था 27% से अलग होनी चाहिए, जिससे कि वो समाज में मुख्य धारा में आ जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये काम दूर नहीं है, ये काम होगा। 27% वालों का कटेगा नहीं और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनको अलग से 15% आरक्षण हम लोग दिला के रहेंगे। जब इस देश में बिना किसी आंदोलन के ईडब्ल्यूएस 10% लागू हो सकता है, तो अति पिछड़े भाइयों के लिए भी 15% अलग से आरक्षण लागू हो सकता है। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, और अंतिम जो पिछड़े भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यूजीसी पे गाइडलाइन 2012 में भी बनी थी, थोराट कमेटी से SC ST के लोग थे, लेकिन जैसे ओबीसी को जोड़ा गया तो मंडल कमीशन की तरह आंदोलन हुआ। और आपने देखा कौन खड़ा था आपके साथ? कोई नेता खड़ा था यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में। आप मुझे बताओ ईमानदार से, अपने दिल पे हाथ रख के, जिनको जाति के आधार पर आप लोग वोट देने का काम करते हो कि मेरी जाति का मेरा नेता है, जो आज आपके साथ नहीं है, जब आप पे जुल्म हो रहा है, आपके अधिकार छिन रहे हैं, कल वो सत्ता में बैठ के आपके बच्चों के लिए कुछ कर पाएगा? आपको फैसला लेना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे परिवार के लोगों, जिस तरह SC ST के लोगों को आरक्षण मिला है लोकसभा विधानसभाओं में, पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी आरक्षण मिले, इस बात की भी कसौटी को हम लोग मजबूत करने का काम, और जब हम पे ताकत होगी तो देने का काम, लेकिन अभी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये काम पहले ना कोई कर पाया और आगे करने किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन बाबा साहब फूले साहब को मानने वाले, साहूजी महाराज को मानने वाले, साहूजी महाराज ने जब 50% लागू किया था, तो साहूजी महाराज को मानने वाले उनके चेले SC ST के साथ ओबीसी के भाइयों को भी लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिलाते रहेंगे, उनकी संख्या के आधार पर। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, अब समय आ गया है कि हमें अपनी लड़ाई को मजबूत करना है, और इतना मजबूत करना है कि किसी भी कीमत पे हमारे लोग जुल्म जाति के शिकार ना हो। कबीरदास जी कहते थे ना, कल करे सो आज कर, आज करो से अब पल में निर्णय आएगी, बहुरी कहोगे कब। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आप यहां आए हो, आप मुझसे प्यार करते हो, दिल में बड़ी इच्छा रखते हो, मोटरसाइकिल पे दौड़ लगाते हो, इधर उधर चढ़े हुए हो, अपनी जेब का पैसा खर्च करके आया हो। मैं आपके लिए चिंतित रहता हूं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ नारा लगाने से काम बन जाएगा? क्या नारा लगाने से हक अधिकार मिल जाएंगे? क्या नारा लगाने से बहन बेटियों को रोजगार मिल जाएगा? क्या नारा लगाने से जुल्म जाति बंद हो जाएगी? कैसे बंद होगी? कैसे बंद होगी बताओ? आप ही बताओ कैसे बंद होगी? मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूं कि इस देश में आजादी से पहले कमजोर वर्गों के लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। इस देश में 1919 से पहले 3% लोग वोट देते थे, फिर मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी और 15% लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। वो 15% लोग कौन थे? वो जो टैक्स देते थे, वो जो जमींदार थे, वो जो बहुत पढ़े लिखे थे, वो जो उद्योग चलाते थे, वो जिनके परिवार जो है संपन्न थे, उन्हीं लोगों को टैक्स देने का, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इसके खिलाफ लड़े। बहिष्कृत हितकानी महासभा के बैनर तले उन्होंने मेमोरेंडम किया। जिस तरह आज आप लोग
जिलों पे जाके मेमोरेंडम देते हो और मेमोरेंडम देके कहा कि जब तक अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक लोकतंत्र नहीं होगा। और उनके प्रयासों की वजह से साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ और 3 बार गोलमेज सम्मेलन के बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड के रूप में आपको शक्ति मिली। और जब कॉमनवेल्थ अवार्ड पर समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, तो आपको आरक्षण मिला, आपको अधिकार मिला। और भारत पहला ऐसा देश है जहां महिलाओं को संविधान के लागू होने के साथ वोट का अधिकार मिला। दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, यूरोप ये नहीं कर पाया। वो महिलाओं को वो भी कमजोर समझता था। बाबा साहब अम्बेडकर डटे खड़े रहे कि महिलाओं को हिंदू कोड बिल में बराबर का अधिकार दिलाना है। कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाया। और इस देश में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं या बहन जी मुख्यमंत्री बनती है या द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हो पाया है, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच की वजह से हो पाया है। वरना कोई नहीं चाहता था। महिलाओं को पैर की ड्यूटी समझते थे, इतना बुरा हाल था, विधवा विवाह नहीं होता था, सती प्रथाएं बनी हुई थी कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। आज के हालात क्या है? आज वोट होने के बावजूद भी आपको आपके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण एकमात्र ये है कि बाबा साहब ने कहा था कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। दूसरों के महलों में जाओगे तो कल लात मार के निकाल दिए जाओगे, इसलिए अपनी झोपड़ी में रहो। और आपकी झोपड़ी जो संघर्ष कर रही है, आपको छाया देने का काम कर रही है। 24 घंटे 7 दिन अगर आपकी तरफ कोई आंख उठती है तो बताओ, भीम आर्मी के लोग खड़े होते हैं नहीं खड़े होते? बताओ, अगर आप पर कोई जुल्म होता, भीम आर्मी के लोग आते हैं नहीं आते हैं? तो ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी 24 घंटे आपके साथ खड़ी है, तो आपको इसको ताकतवर बनाना पड़ेगा। जिस दिन ये ताकतवर हो गई, मैं आपको लिख के देता हूं कि जुल्म ज्यादती भी बंद हो जाएगी। और मैं विश्वास से कहता हूं कि महिलाओं को घर पे रोजगार मिलेगा, किसी के खेतों में या कहीं जो है अपमानित होने के लिए घर से नहीं निकलना पड़ेगा। घर पे ही रोजगार, महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी है उनको घर पे रोजगार मिलेगा, और जो पढ़ी लिखी है उनको अपने क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हम नहीं कर पाए तो कोई और नहीं कर पाएगा। प्यारे भाइयों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ताकत कैसे बनेगी? ताकत ऐसे बनेगी जब आप यहां से निकलोगे, अपने घर जाओगे, अपने गांव में पहुंचोगे, अपनी गली में जाओगे, एक एक घर जाके मेरी बात को, पार्टी की नीतियों को, पार्टी की पॉलिसियों को, पार्टी के संघर्ष को, महापुरुषों के विचार को, महापुरुषों के संदेश को जब आप पहुंचाने का काम करोगे घर घर तक, तब जाके ये बदलाव होगा। आप इतनी मजबूती से खड़े तो हो गए हो, लेकिन अगर आपने अपनी वोट को तैयार नहीं किया, अपनी वोट को संरक्षण नहीं किया, अपनी वोट को एकजुट नहीं किया और आजाद समाज पार्टी का बटन की जगह कोई और बटन दबा दिया और कोई और कुर्सी में बैठ गया, तो आपके हिस्से में ताकत नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखें। जब आप आजाद समाज पार्टी का बटन दबाओगे तो क्या होगा? 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि वो 50,000 रुपए कमा के अपनी मां के आंसू पूछने का काम करेगा। मेरी बात को आप याद रखें। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, रोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को। और अस्पताल में ऐसी व्यवस्था होगी कि किसी को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, उधार नहीं लेना पड़ेगा, जमीन नहीं गिरवी रखनी पड़ेगी, अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ेंगे, आपके जीवन की रक्षा होगी। मेरी बात को आप याद रखना। टैक्स के लिए आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपकी जेब नहीं कटेगी। और जुल्म जाति अत्याचार करने वाले तो ये बराबर में बॉर्डर वाले रास्ते से निकल के नेपाल चले जाएंगे, क्योंकि वो यहां नहीं रह पाएंगे। क्या तो वो अपनी सोच बदलेंगे या फिर प्रशासन और पुलिस मिलकर ऐसे जातिवादी लोगों के हालात बदलने का काम हमारे आदेश में करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली तथा प्रमोशन 2009 से लंबित है और छोटे भाई राम मनोज भोजी जी इस बात के लिए मुझसे अपील कर रहे हैं कि मैं इस मामले को उठाऊं। लेकिन मैं क्या करूं राम मनोज, यहां तो ये सरकार पूरे कमजोर वर्गों के हितों को डकारने में लगी हुई है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा संख्या बहुत बड़े पैमाने पे मेरे निषाद भाइयों की है।
और सबसे ज्यादा हत्याएं निषाद भाइयों की जा रही हैं और सिर्फ हत्याएं नहीं की जा रही है, कानून के द्वारा उनको न्याय दिलाने के मामले में बहुत पीछे नजर आता है। सब उसके कोई छिपावा नहीं है कि किन को संरक्षण दिया जाता है और किन को न्याय मिलता है। हमारे भाई विजय जी लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मैं पुलिस के भाइयों से कहूंगा कि हमारे विधानसभा रंधौली के रहने वाले हमारे जिला उपाध्यक्ष सोनू चौधरी जी जो 2 दिन से लापता हैं, उनकी निगरानी करवा के उनको ढूंढवाए। अगर वो कुदरत ना करे वो किसी हादसे के शिकार ना हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो आप लोग तैयार रहना, क्योंकि फिर मुझे आना पड़ेगा। अगर मेरे कार्यकर्ता के साथ अन्याय होगा तो फिर मुझे आना पड़ेगा। इस बात को भी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्यारे साथियों, मैं पार्लियामेंट में मुझे 2 साल का समय हुआ है जब से मैं पार्लियामेंट गया हूं। पीआरडी के जवानों के लिए, होमगार्ड भाइयों बहनों के लिए, आशा बहनों के लिए, आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन मताओं के लिए, रोजगार सेवकों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए, अनुदेशकों के लिए और अभी टीचरों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था के लिए मैंने पत्र लिखा जिसमें सरकार को झुकने का काम सरकार को करना पड़ा। मैं ये बात बता रहा हूं आपको कि हर व्यक्ति के लिए, किसानों के लिए, किसानों को जो है उनके साथ अन्याय ना हो, उनकी आमदनी बढ़े, तमाम जो है परेशानियां उनके लिए हम लोग लड़ने का काम करते हैं और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार निराश तो नहीं करोगे? जोर से बताओ, निराश तो नहीं करोगे? ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे? इस बार आजाद समाज पार्टी को मजबूत करोगे नहीं करोगे? किसी के भरोसे तो नहीं रहोगे? अपनी पार्टी को ताकत दोगे या नहीं दोगे? आज उत्तर प्रदेश में ये हाल है, मुस्लिम भाइयों के सबसे ज्यादा साथ अन्याय हो रहा है। कहीं मस्जिद तोड़ दी जा रही है, कहीं मकबरा तोड़ दिया जा रहा है, कहीं खानकाहें तोड़ दी जा रही है और जिस तरह उनको मारा पीटा जा रहा है, उनकी दुकानें खाली करवाई जा रही है, ये सीधा सा संविधान पे हमला है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो हम लोग लड़ने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज के भाइयों को, बौद्धिस्ट समाज के भाइयों को, ईसाई समाज के भाइयों को, ईसाइयों में भी बहुत जुल्म हो रहा है। उनको अपने धार्मिक स्थलों में अपनी जो है प्रार्थनाएं करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, झूठे धर्मांतरण का आरोप लगा के उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दो, फिर देखना कि जुल्म आपके साथ जड़ से खत्म हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। और सिर्फ इसलिए मत दो कि जुल्म खत्म हो जाएगा, इसलिए दो कि आजाद समाज पार्टी वो पार्टी है जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, मुसलमानों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को संख्या के आधार पे टिकट देके विधानसभा भेजने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। दूसरी किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है, वहां तो पैसे वालों की बात आगे बढ़ती है और पैसे के आधार पर ज्यादा दिन लोकतंत्र टिका नहीं रह सकता है। प्यारे साथियों, आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी, मेरे छोटे भाई डॉक्टर मोहम्मद आकिब जी, लाखन सिंह चक जी, भाई पूर्व विधायक नसीम अहमद जी, यशवंत मौर्य जी, अवनीश निगम जी, ब्रजेश यादव जी, अरबाबुल हक जी, रवि प्रताप जी, जंग बहादुर जी, अब्दुल्ला खान जी, राजकुमार जी, गौतम प्रसाद जी, शिवा वर्मा जी, मान्य ऋषिकेश जी, डॉक्टर राजेश जी, अनिल गौतम जी, विजय कुमार साहनी जी, राहुल चौधरी जी, सतीश कुमार जी, शशि भूषण साका जी, अतुल कीर्ति आजाद जी, धर्मवीर भारती जी, शिवा जी राव, भाई अजय कुमार, राम प्रसाद जी, राजेंद्र भारती जी, सुदर्शन यादव जी, गिरजेश कुमार जी, इश्तियाक अहमद जी, सोनू राव जी, अजय गौतम जी, जावेद पठान जी और तमाम हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने बहुत मेहनत की है। मैं इनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और मुट्ठी ऐसे बंद कर लो। हाँ, आप लोग भी खड़े हो जाओ। बहुत माने तो हो नहीं, आज डर लग रहा था कि तुम्हें चोट न हो जाए।
आप भी वहां से खड़े हो जाओ सर, टैग वाले ऐसे मुट्ठी बंद करो जो जहां। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंगल, जय जोहार। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, नोट तुम्हारा। वोट हमारा, नोट तुम्हारा। हमारा गरीब समाज जिंदाबाद, 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 हमारी बहनें माए जिंदाबाद, 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 हमारा किसान नौजवान जिंदाबाद, 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 हमारा जवान जिंदाबाद, 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 हमारी पुलिस जिंदाबाद, 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 हमारे